ठीक है, चलो तो टेम्पलेटेड हम लोग का हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कस्टम हेल्पर, क्योंकि देखो अभी प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारा ऐसा हेल्पर है, बहुत सारा ऐसा चीज है जिसके लिए हेल्पर अवेलेबल नहीं, जैसे बटन के लिए हेल्पर अवेलेबल नहीं है, या हो सकता है कि तुमको कहीं इमेज लगाना है, इमेज के लिए हेल्पर अवेलेबल नहीं है। तो बहुत सारा ऐसा कंपोनेंट है जिसके लिए हेल्पर अवेलेबल नहीं है, या फिर और कोई ऐसा तुम टैग बनाना चाहते हो, जिससे अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत सारा टैग भी मिलता है यहाँ पे। तो उस तरह का टैग अगर बनाना चाहते हो तो कैसे बनाएंगे, तो चलो उसी चीज को करते हैं किसके थ्रू, कस्टम हेल्पर के थ्रू। तो कस्टम का मतलब ही होता है कि आपके द्वारा बनाया गया हेल्पर, जो कि ASP.NET कोर प्रोवाइड नहीं करता है। तो कस्टम हेल्पर इन ASP.NET Core MVC is a user defined method that help generate reusable HTML markup from Razor View। तो अगर आप Razor View के अंदर कोई भी ऐसा HTML कोड है जिसको तुम जनरेट कराना चाहते हो और जितना बार चाहे उतना बार जनरेट कराना चाहते हो, तो उसके लिए किसका यूज करना पड़ता है, कस्टम हेल्पर का यूज। क्योंकि प्री डिफाइंड हेल्पर जो है HTML, उसमें तो जो पहले से बताया हुआ है जितना भी मेथड्स, चाहे वो तुम्हारा टेक्स्ट बॉक्स है, रेडियो बटन है, या फिर अगर तुम टेक्स्ट जाते हो तो एडिटर है, या फिर एडिटर 4 है, या टेक्स्ट बॉक्स 4 है, जो भी था वो सारा का सारा क्या है तुम्हारा, वो सारा का सारा तुम्हारा प्री डिफाइंड है। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर HTML का कोड है जो तुमको जनरेट कराना चाहते हो और उसके लिए तुम्हारे पास कोई भी हेल्पर क्लास नहीं है, तो वहां हम लोग अपना बना सकते हैं। इसको कब बनाते हैं, यू वांट रियूजेबल यूआई कंपोनेंट, कोई भी ऐसा यूआई कंपोनेंट है जिसको तुम बहुत जगह यूज करना चाहते हो, तो उसके लिए इसको यूज कर सकते हैं। प्लस यू वांट टू रिड्यूस द डुप्लीकेट कोड, और क्योंकि अगर मान लो कि एक ही यूआई कंपोनेंट है, अब बहुत जगह यूज हो रहा है, तो उसके लिए बहुत जगह तुमको कोड लिखना पड़ेगा। तो यूआई कंपोनेंट का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ बटन या ये, तुम 2-3 का कॉम्बिनेशन बना के भी वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं, देखते हैं वो भी ट्राई करेंगे, ठीक है। तो वहां पे ऐसा हो सकता है कि 2-3 कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन बना के तुम एक कोई कंपोनेंट बनाना चाहते हो। जैसे मान लो तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि हम चाहते हैं कि कोई पिक्चर रहेगा और उसके नीचे उस आदमी का नाम रहेगा, ऐसा दो उस तरह का एक कंपोनेंट बनाना चाहते हो। तो उस तरह का कंपोनेंट बनाना चाहते हैं हम लोग, जहां पे हम एक लाइन लिखे और वो इमेज भी ऐड हो जाए, उसके अंदर उसका नाम भी ऐड हो जाए, तो उस तरह का भी काम हो सकता है। प्लस जो हम बोले बटन या इमेज, जिसके लिए तुम्हारे पास HTML हेल्पर नहीं है, उसके लिए भी हम लोग बना सकते हैं, देखेंगे आगे करके। अब इसको बनाने का दो तरीका होता है, एक होता है एक्सटेंशन मेथड बेस्ड ऑन HTML हेल्पर, और एक होता है टैग हेल्पर जो कि रिकमेंडेड है ASP.NET कोर में। एक होता है जुगाड़ तंत्र। तो एक्सटेंशन मेथड जो है वो जुगाड़ तंत्र पे चलता है, मतलब आप अपना लॉजिक लगा के, दिमाग लगा के कुछ ऐसा काम कर लीजिए जो कि HTML हेल्पर की तरह काम करेगा। लेकिन अगर एक्चुअली तुमको हेल्पर बनाना है तो उसके लिए टैग हेल्पर क्लास मिलता है, उसको उसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उसके हेल्प से आप यहाँ पे HTML हेल्पर बना सकते हो। दोनों तरीका से बताएंगे। पहले देखेंगे कौन सा तरीका है कस्टम हेल्पर बनाने का, एक्सटेंशन मेथड। एक्सटेंशन मेथड में क्या होता है, कस्टम HTML हेल्पर यूजिंग एक्सटेंशन मेथड, जो यहाँ हेडिंग दे दी है। A custom HTML helper using extension method in ASP.NET Core MVC is a user-defined helper method that extend functionality of built-in HTML helper class। एक पहले से बना बनाया क्लास होता है HTML helper, उसके फंक्शनैलिटी को हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। कैसे करते हैं आगे बताएंगे। ये करता क्या है, तो जनरेट कस्टम HTML एलिमेंट, आपका कस्टम मतलब आपके हिसाब से कोई भी HTML एलिमेंट को ये जनरेट कर सकता है। रीयूज यूआई लॉजिक अक्रॉस द मल्टीपल व्यू, आप बहुत सारे व्यू में एक ही तरह का कोई भी यूआई लॉजिक यूज करना चाहते हैं, मतलब वो कंपोनेंट को यूज करना चाहते हैं, कर सकते हैं। और इससे फायदा क्या होता है, कीप रेजर व्यू क्लीन एंड मेंटेनेबल। तो आपका वो सारा कोड कहां लिखा रहेगा, HTML हेल्पर के अंदर आप एक लाइन लिखेंगे और वहां बहुत सारा काम हो जाएगा। तो आपका थोड़ा सा ये रेजर व्यू क्लीन और मेंटेनेबल रहता है। इसको बनाते कैसे हैं, कस्टम HTML हेल्पर इज क्रिएटेड यूजिंग एक्सटेंशन मेथड इन C#। इसके लिए पहला काम क्या होगा, आपको एक क्लास बनाना होगा, और वो क्लास भी स्टैटिक बनाना होगा। स्टैटिक क्लास बनाने से क्या होता है कि वो क्लास तुम्हारा हर जगह अवेलेबल होता है, मतलब जैसे ही तुम्हारा देखो एक नॉर्मल क्लास होता है और एक स्टैटिक क्लास होता है। तो स्टैटिक क्लास के साथ बेनिफिट क्या है कि अगर आपके प्रोजेक्ट में स्टैटिक क्लास है तो जैसे ही आपका प्रोजेक्ट लोड होगा, स्टैटिक क्लास ऑटोमेटिक लोड हो जाएगा, और उसके अंदर एक मेथड बनाना पड़ेगा स्टैटिक मेथड। क्यों, क्योंकि आप क्लास नेम के साथ उसको कॉल करना चाहते हैं। तब ये थोड़ा सा ओप्स का कॉन्सेप्ट है, स्टैटिक क्लास और स्टैटिक मेथड, तो आप देख लीजिएगा। और उसके बाद यहां पे कीवर्ड पैरामीटर, एक्चुअली आर छूटा हुआ है टाइपिंग, और अब होगा कि कोई भी टैग है तो उसके अंदर आपको उसके अंदर क्या होता है, एट्रीब्यूट भी होता है। तो उस एट्रीब्यूट के लिए आपको क्या पास करना पड़ेगा, पैरामीटर। ये बहुत इजी है, बहुत आसानी से बनता है। जैसे यहां पे देखो क्या है, स्टैटिक क्लास बनाने के लिए कुछ नहीं, आपको स्टैटिक कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद स्टैटिक मेथड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक। बस होगा क्या
इसका रिटर्न टाइप जो होगा वो क्या होगा, आई एचटीएमएल कंटेंट। आई एचटीएमएल कंटेंट क्यों होगा, क्योंकि यहां से हम लोग एक एचटीएमएल का कोड रिटर्न करवाएंगे, एचटीएमएल का कोड रिटर्न कराएंगे, इसलिए आई एचटीएमएल कंटेंट हो जाएगा। फिर आपको जो भी नाम देना वो, और यहां पे कुछ पैरामीटर्स होता है, एक तो होता है दिस आई एचटीएमएल हेल्पर, एचटीएमएल हेल्पर ये तो ऐसे ही देना होगा, और यहां पे पैरामीटर्स होगा। अब एक एग्जांपल से समझा देंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। पहले देखो क्या है, पहला क्या है, स्टैटिक क्लास रिक्वायर्ड बिकॉज एक्सटेंशन मेथड मस्ट बी इनसाइड द स्टैटिक क्लास। कोई भी जो एक्सटेंशन मेथड होता है इसको एक्सटेंशन मेथड बोलते हैं। तो एज पर द रूल कस्टम हेल्पर का जो तुम्हारा एक्सटेंशन मेथड होगा वो हमेशा कहां होगा, स्टैटिक क्लास के अंदर होगा, इसलिए क्लास को स्टैटिक बनाना पड़ा। उसके अंदर एक लाइन लिखा हुआ दिस आई एचटीएमएल हेल्पर, एचटीएमएल हेल्पर ये क्या करता है, मेक द मेथड अवेलेबल एज द @HTML मेथड नेम एक्सटेंड द HTML हेल्पर क्लास। अब यहां पे क्या है कि अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो जैसे हम लोग वहां पे यूज करते हैं ना @HTML मेथड नेम, वैसे ही यहां पे भी हम लोग यूज करना चाहते हैं कि हमारा जो कस्टम हेल्पर का क्लास नेम होगा वो डॉट हमारा क्या होगा, वो डॉट ये मेथड का नाम। तो यहां पे देखो हम दिखा देते हैं, यहां क्या बना हुआ है एक बार इसको देख लो, पब्लिक स्टैटिक आई एचटीएमएल कंटेंट, और यहां क्या लिखा हो, माई टेक्स्ट बॉक्स। हम लोग अपना टेक्स्ट बॉक्स बनाएं, टेक्स्ट बॉक्स की जगह बटन बनाएंगे, ठीक है। तो अब अगर देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये एक एक्सटेंशन मेथड है, क्लास का नाम हमारा क्या है, क्लास का नाम तो मेरा दूसरा कुछ है, क्लास का नाम कुछ और हो सकता है, लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ, @HTML.myTextBox। तो अब होगा क्या कि ये दे देने से फायदा क्या हो जाता है कि आप @HTML करके HTML क्लास जो मेरा पहले से बना हुआ है उसके अंदर ये मेथड नेम जाके मेरा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये एक्चुअली वो जो मेरा HTML हेल्पर क्लास है उसके अंदर इसको ऐड करने के लिए ये एक पैरामीटर देना पड़ता है। और दूसरा जो पैरामीटर होगा, दूसरा पैरामीटर जैसे अगर इसमें देखोगे क्या है, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग वैल्यू, ये नेम और वैल्यू को हम कहां डाल देंगे, जो मेरा एट्रीब्यूट होता है वहां पे। अभी हम बटन वाला बना के दिखाएंगे तो उसमें एक प्लस एक रिटर्न टाइप हमेशा क्या होता है, आई एचटीएमएल कंटेंट। आई एचटीएमएल कंटेंट क्यों होता है, क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे इसके अंदर क्या रिटर्न कर रहे हैं, एचटीएमएल स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं। क्लास होता है एचटीएमएल स्ट्रिंग जो कि इस पर्टिकुलर इंटरफेस को क्या किया रहता है, इनहेरिटेड किया रहता है, इनहेरिट किया हुआ है। एचटीएमएल स्ट्रिंग रिटर्न करता है जहां पे आप एचटीएमएल का कोड रिटर्न कराते हैं, और वो एचटीएमएल का कोड वहां चला जाता है जहां पे ये फंक्शन यूज किया जाएगा। और एचटीएमएल स्ट्रिंग क्या है, यूज टू रिटर्न रॉ एचटीएमएल। कभी भी आपको एचटीएमएल स्ट्रिंग या एचटीएमएल का कोड रिटर्न कराना होता है तो आपको उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करके रिटर्न करना पड़ता है, एचटीएमएल। तो अभी हम लोग बनाएंगे बटन, क्या बनाएंगे, बटन बनाएंगे। तो यहाँ पे ये बना हुआ है माई टेक्स्ट बॉक्स या जो भी चीज है, हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे अभी बटन। तो चलो देखते हैं कैसे बनेगा। ये सिंपल, देखो ये नहीं भी करोगे तो चलेगा, हमारे पास तो सारा कंपोनेंट है, लेकिन तुम चाहते हो कि नहीं हम सारे के लिए हेल्पर क्लास हो, तुम्हारा बटन के लिए भी हेल्पर क्लास हो। चलो, और एक और चीज दिखाएंगे जहां पे मल्टीपल कंपोनेंट को ऐड करके दिखाएंगे एक साथ। अभी देते हैं हम लोग कस्टम हेल्पर 1 क्या बनेगा, आ गया यहां पे। अब इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा क्लास बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि तुम्हारा हेल्पर का काम करेगा। यहां राइट क्लिक करेंगे, फिर ऐड, और यहां पे क्या करेंगे, क्लास। क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे यहां पे हम लोग देते हैं माई बटन डॉट सी एस। आ गया। तो ये ध्यान रखना कि इसको डायरेक्टली हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर ही बना लिए, कहां बना लिए, डायरेक्टली प्रोजेक्ट के अंदर बना लिए। उसके बाद एज पर द रूल क्या है, ये क्लास क्या बनेगा, स्टैटिक स्टैटिक बना लिए। इसके अंदर एक फंक्शन बनेगा जो पब्लिक होगा, और आई एच टी एम एल कंटेंट रिटर्न करेगा। अच्छा, ये भी स्टैटिक होगा, पब्लिक स्टैटिक आई एच टी एम एल कंटेंट। देखो यहां पे वही चीज है ना, एच टी एम एल कंटेंट। उसके बाद उसका नाम यहां पे देते हैं बटन, नाम क्या देते हैं फंक्शन का, बटन दे दी। अब ये क्या लेगा, तो दिस, यहां पे हम लोग पास करते हैं किसका, आई एच टी एम एल हेल्पर का, एच टी एम एल हेल्पर, आई एच टी एम एल हेल्पर का एच टी एम एल हेल्पर प्लस। अब बटन को आप क्या क्या देना चाहते हो, तो बटन को हम दो चीज देना चाहते हैं, एक बटन को हम वैल्यू देना चाहते हैं और दूसरा टाइप देना चाहते हैं। यहां पे देंगे स्ट्रिंग टाइप और स्ट्रिंग,
वैल्यू, भाई उसका 2 एट्रीब्यूट का मैं वैल्यू डाल के भेजना चाहता हूं। यहां तक हो गया। अब ये रिटर्न करेगा क्योंकि ऊपर में IHTML कंटेंट है, तो ये रिटर्न करेगा रिटर्न न्यू HTML कंटेंट, HTML स्ट्रिंग सॉरी। और इसके अंदर आपको देना पड़ेगा वो टैग। यहां पे फिलहाल हम लोग फॉर्मेटेड यूज कर रहे हैं। अब ये क्या रिटर्न करेगा, तो ये HTML का कोड रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, चलो देखते हैं। यहां पे हो जाएगा बटन, या यहां पे हम लोग बटन दे टाइप देने का, या यहां दे दे टाइप इक्वल्स टू, यहां पे क्या आ जाएगा, टाइप इक्वल्स टू टाइप, जो ऊपर में टाइप आया वो हो जाएगा, वैल्यू इक्वल्स टू जो वैल्यू आया है वो हो जाएगा। और यहां पे इसको बंद कर, जैसे यहाँ पे टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट दिया हो, तो हम लोग टेक्स्ट बॉक्स था इसलिए टेक्स्ट दे दिए थे। हम लोग यहाँ पे चाहते हैं सबमिट भी हो सकता है, रीसेट भी हो सकता है, कुछ भी किसी भी तरह का बटन हो सकता है, वहां पर हम लोग टाइप देके भेजेंगे। यहाँ पे क्लास का नाम क्या हो गया, बटन। ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया एक HTML एक्सटेंशन मेथड वाला क्लास। अब हम लोग को इसको यूज करना है, कैसे यूज करेंगे चलो देखते हैं। यूज कहां करेंगे, कोई ना कोई व्यू में करेंगे, तो चलो इंडेक्स के अंदर ही यूज कर लेते हैं। आपको यहां पे एक बटन बनाना, फिलहाल अभी सिर्फ समझाने के लिए बता। @HTML करके देखते हैं। देखो @HTML में यहां क्या दिख रहा है, पहले बटन आता था, नहीं आता था ना, अभी यहां बटन आ रहा है, आ रहा है। अब ये बटन क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पे बटन नाम से हम लोग मेथड बनाए होते हैं। ये हो गया एक्सटेंशन मेथड, मतलब पहले से जो HTML में मेथड्स था उसमें एक मेथड को और एक्सटेंड कर दिया। और कैसे एक्सटेंड कर दिए, तो ये जो यहां पे पैरामीटर है ना, यही ले जाके उसमें क्या कर रहा है, उसको ऐड कर रहा है। यहां पे ये जो ये बाकी चीज नॉर्मल है, ये जो यहां पे हम लोग दिए यही का क्या कर रहा है, इसको ले जाकर उस पर्टिकुलर HTML क्लास के अंदर ऐड करता है, क्योंकि वो IHTML हेल्पर से ओरिजिनेटेड है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे बटन, अब वो 2 पैरामीटर ले रहा है। कितना पैरामीटर ले रहा है, 2, 1 और 2। इसके लिए हमको वैल्यू नहीं पास करना होगा। देखो वहां पे भी हम लोग ब्रैकेट देंगे तो क्या आता है, पहले से जो HTML क्लास है @HTML है उसी को एक्सटेंड कर रहा है बटन। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां पे बता रहा है कि 2 चीज देना, टाइप और वैल्यू। टाइप में हम लोग क्या देते हैं, टाइप में देते हैं सबमिट, अगर मान लो फॉर्म के अंदर है तो। अब वैल्यू इक्वल्स टू देते हैं क्लिक ऑन मी, देखते क्या होता है, एक बटन बनता है कि नहीं बनता। नहीं, एट्रीब्यूट के लिए फिर तुमको एक और पैरामीटर उसमें देना पड़ता है। अगर एट्रीब्यूट लगाना, क्योंकि देखो अभी तो यहां पे वो फिर उसको तुमको ओवरराइड करना पड़ेगा। फिर इसमें अगर तुम चाहते हो कि एट्रीब्यूट आए ही आए, फिर उसके लिए तुमको और काम करना पड़ेगा, वो सारा कुछ इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता था। इसीलिए दूसरा जो टाइप है ना, दूसरा जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बाद वाला जो पढ़ेंगे उसमें बहुत ईजिली हो जाता है। यहाँ पे तुमको फिर उसके एट्रीब्यूट के लिए फिर यहाँ पे एक और पैरामीटर पास करना पड़ेगा। अभी जब हम लोग यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जब हम लोग जा रहे हैं और यहाँ ब्रैकेट देते हैं, यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही बता रहा हूँ, बाकी चीज में देखोगे तो 5-6 बताता है, नहीं बता रहा, सिर्फ एक ही है, ओवरराइड नहीं किया हुआ। फिर तुमको उसको ओवरराइड करना पड़ेगा, फिर एट्रीब्यूट के लिए फिर वो एट्रीब्यूट सेट करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, टफ हो जाता है। तो उसी के लिए जो एट्रीब्यूट वाला जो होता है ना, उसके लिए दूसरा एक उपाय है, वो बताएंगे सेकेंड वाला में, वो इसमें ईजिली हो जाता है। ये नॉर्मल सिर्फ कॉम्पोनेंट के लिए, नॉर्मल बटन आ जाए, कुछ भी आ जाए। अब यहाँ दे दिए सबमिट, एक बार इसको दिखाते हैं इसका सोर्स कोड भी, और यहाँ दे दिए क्लिक ऑन, सबमिट हो गया बी। अब इसको एक बार वापस से रन कराते हैं हम लोग, यहाँ बटन में आ गया, तो इसका व्यू सोर्स देख उस जगह पे क्या आया है। देखो इनपुट टाइप इक्वल्स टू क्या आ गया है, सबमिट, और वैल्यू इक्वल्स टू क्या आ गया है, क्लिक ऑन मी। अच्छा, इसमें डबल कोट सिंगल कोट्स नहीं आ रहा है, तो हम लोग को यहाँ पे ये चीज करना पड़ेगा, ये सिंगल कोट्स के अंदर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो डबल कोट्स ऑलरेडी, तो तुमको सिंगल कोट्स देना। बस इसको लोड करते हैं। अब देखो अब सिंगल कोट्स में आ रहा है नॉर्मली। ये तो एक बना बटन, हम लोग उसमें चाहे तो बहुत सारा बना सकते हैं एक ही इसी के अंदर। अब एक और फंक्शन बनाओ, पब्लिक, नहीं ओवरलोड नहीं कर रहे हैं हम, एक और इमेज के लिए बनाना चाहते हैं कि हम इमेज ऐड करने के लिए।
स्टैटिक, ऐसा नहीं कि तुमको अगर बहुत सारा कंपोनेंट बनाना तो फिर तुमको बहुत सारा क्लास बनाना है। और यहाँ माई बटन की जगह फिर हम और कोई नाम दे सकते हैं, जैसे यहाँ देते हैं कस्टम कंट्रोल। क्या देते हैं? कस्टम कंट्रोल। हाँ, क्लास का भी नाम। यहाँ पे देते हैं हम लोग इमेज, फिर वही देंगे दिस आई एस्टिमेल हेल्पर का एस्टिमेल। ये तो पहला पैरामीटर होगा जो कि तुम्हारा उसी को एक्सटेंड, उसी में जाके जो पहले से एस्टिमेल हेल्पर बना हुआ उसी में एक्सटेंड हो जाए। अब इमेज में तुम क्या देना चाहते हो? तो इमेज में हम देना चाहते हैं एसआरसी। ठीक है, इमेज में हम देना चाहते हैं विड्थ, और इमेज में फिलहाल हम 2 ही 3 देना चाहते हैं, 90 हाइट। जितना चाहे उतना दे सकते हो, जितना तुमको यूज करना तुम वहां दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे तुम ऐसे भी दे सकते हो। यहाँ पे एक जो है ना, हम लोग स्ट्रिंग क्लास दे देते, तो उसमें वो बोल रहा था नहीं कैसे देंगे, हम लोग ऐसा भी कर सकते थे, स्ट्रिंग क्लास। लेकिन क्लास नहीं देना होगा, क्लास कीवर्ड होता है, या सीएल कर दी। तुम ऐसा कर सकते थे यहाँ पे, क्लास इक्वल्स टू कोट्स में सी, लेकिन वहां पे क्लास फिर तुमको एक ही साथ कॉमा कॉमा करके दे देना। वो वहां जैसे देते थे वो न्यू करके नहीं देना होगा, डायरेक्ट वैल्यू के फॉर्म में दे दिखा देते। इसमें भी कर सकते हैं। तभी देखो इसमें क्लास दे दिए ना, यहाँ पे हम लोग अब ऐसा कर सकते हैं। अब देखो ये यहाँ एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है, वह 3 पैरामीटर, ओवरलोड तो हम लोग किए नहीं, 3 पैरामीटर, तो तीसरा पैरामीटर भी देना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग देते हैं ऐसा बीटीएन और बीटीएन प्राइमरी। तो वहां पे भी तो अभी हम लोग कुछ छोड़ दिए है ना, इसको भी हटाते हैं, 1 सेकेंड, एरर आएगा। देखते क्यों नहीं हुआ। कोड में नहीं, इसको ये करना पड़ेगा, स्टॉप करके फिर से दोबारा रन कराना। देखो आ गया। इस तरह से तुम यहां पे क्लास अप्लाई कर सकते। यहां पे क्लास की जगह हम एट्रीब्यूट लिख देते, ज्यादा अच्छा लगेगा, तो वहां पे पता चलेगा कि क्या है, एट्रीब्यूट है। यहां एट्रीब्यूट दे दिए। इसी तरह से हम लोग आते हैं इसमें पब्लिक। अच्छा पहले तुम लोग कॉपी पेस्ट, पब्लिक स्टैटिक आई एचटीएमएल कंटेंट, और यहां देते हैं इमेज, दिस आई एचटीएमएल हेल्पर एचटीएमएल एसआरसी आईएनटी विड्थ। तुम म्यूट कर लो रजनी। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न न्यू एचटीएमएल स्ट्रिंग, डॉलर, और यहां देंगे IMG SRC इक्वल्स टू SRC विड्थ इक्वल्स टू यहां पे क्या हो जाएगा, विड्थ, फिर हाइट इक्वल्स टू हाइट। और इसमें भी अगर एट्रीब्यूट देना चाहो तो दे सकते। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि नहीं, यूजर को हम ऑप्शन देना चाहते कि तुम सिर्फ एसआरसी दो, या एसआरसी विड्थ दो, एसआरसी विड्थ हाइट दो, या एसआरसी विड्थ हाइट और एट्रीब्यूट सब दो, तो उसके लिए फिर तुमको इसको ओवरराइड करना पड़ेगा। अब मेरे पास क्या हो गया, इमेज के लिए भी बन गया। इसको रन कराते हैं, तो यहां आते हैं पहले
इमेज ऐड करना, तो अब तुम क्या कर सकते हो, @html.image आया। लेकिन अब यहाँ पे तुमको सारा देना पड़ेगा, पहले src इमेज का जो नाम है, तो हम ऐड कर लेते हैं। रूट के अंदर राइट क्लिक, ऐड फोल्डर ले लेते हैं इमेजेस के नाम से। इमेजेस वगैरह हम क्या बोल लेते हैं, जनरली हम लोग कहाँ रखते हैं, रूट के अंदर, ताकि जब डिप्लॉय करें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। प्लस जब ऐड जाके एग्जिस्टिंग आइटम, कोई भी एक पिक्चर, h1.jpg आ गया। तो पहला तो यहाँ पे देना है src, src में तुमको देना होगा image/.jpg। फिर तुमको विड्थ देना है, इंटीजर है 200 दे दिए, 200 200 दे दिए, और एट्रीब्यूट में इमेज ही देंगे, वो बूटस्ट्रैप का एक क्लास है। नहीं, यहाँ पिक्सल उक्सल नहीं, क्योंकि अगर वहां पे हम लोग ये लेते क्या नाम है, स्ट्रिंग लेते, तब तो स्ट्रिंग वहां पे ले लो, तो तुमको पिक्सल देना है तो स्ट्रिंग लेना हो, लो स्ट्रिंग का दिक्कत। तुम यहाँ पे स्ट्रिंग के फॉर्म में वैल्यू पास, चल आ जाएगा जी इमेज। हाँ नहीं, वो इंट भी देखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने आप ले लेगा 200। हाँ हाँ, बाय डिफॉल्ट पिक्सल, इमेजेस है। हाँ है, देख लेते हैं। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उस पे पाथ का प्रॉब्लम है। images/image.jpg, image1.jpg, image1 करके देख, आ गया। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला है एक्सटेंड मेथड। एक्सटेंड का मतलब होता है कि जो @html हम लोग यूज करते हैं उसमें और अपना प्रोजेक्ट के हिसाब से कुछ टैग को ऐड कर सकते हैं, जो यहां पे ऐड किया तो ऐड कर दिया, हम इससे जितना चाहे उतना ऐड कर सकते हैं। यही एक्सटेंशन मेथड इसी को बोलते हैं। ये पहला तरीका हुआ। इसमें क्या होगा, तुमको @html करके यूज करना होगा। लेकिन तुम मान लो कि तो कोई टैग बनाना चाहते हो, जैसे HTML का टैग होता है ना, उस तरह का तुम टैग बनाना चाहते हो, जो कि तुम्हारा HTML प्रोवाइड नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हारा वो HTMल टैग की तरह तुम उसको यूज करना चाहते हो। वो कैसे बनता है, तो वो बनता है HTML हेल्पर के थ्रू। सेकेंड जो कस्टम हेल्पर है वो हमारा HTML हेल्पर है। कस्टम हेल्पर यूजिंग टैग हेल्पर, उसको टैग हेल्पर से बनाते हैं। टैग हेल्पर में क्या होगा कि वो जस्ट लाइक HTML की तरह हम लोग यूज करेंगे, लेकिन उसमें कोड बैकग्राउंड में किसका रन होगा, C# का। तो यहां देखो, जैसे हम लोग क्या करें कि हम ईमेल एड्रेस बनाने के लिए एक बॉक्स बनाना चाहते हैं, ईमेल एड्रेस के लिए एक बॉक्स बनाना चाहते हैं, हम टैग ही ईमेल के नाम से चाहते हैं कि ईमेल नाम से एक टैग बन जाए, और उसमें हम एड्रेस नाम का मेरा एट्रीब्यूट हो, और उसमें हम जो ईमेल एड्रेस का डालें तो एक लिंक बना के दे। हम यहाँ ईमेल यूज करेंगे, लेकिन हमको बना के देगा लिंक, हमें भी जो बनाने वाले हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही होगा, हम इसके जगह पे कुछ भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ईमेल नाम से टैग यूज करेंगे, वो बना के देगा आपको हाइपर लिंक, और इस पर आप क्लिक करेंगे तो तुम्हारा जो भी कन्फिगर्ड तुम्हारा ऐप होगा, मान लो कि तुम्हारा आउटलुक है या जो भी है, वो खुल जाएगा और इसमें तुम्हारा कंपोज होने लगेगा मेल। तो कस्टम HTML helper using tag helper in ASP.NET is a modern and powerful way to create reusable HTML component directly in the Razor view। आप क्या कर सकते हैं कि उस जो भी तुम्हारा ये बनेगा टैग, उसको डायरेक्टली रेजर व्यू में आप डायरेक्टली HTML जैसा यूज कर पाएंगे। वहां @HTML वगैरह यूज करने का जरूरत नहीं, मतलब वो C# का कोड ना लिख के आपको लगेगा कि वहां पे किसका कोड लिखा गया है, वहां पे HTML का कोड लिखा गया है।
A tag helper enables server side code to participate in creating and rendering HTML element in Razor View. टैग हेल्पर करता क्या क्या इनेबल करता, तो एक सर्वर साइड कोड लिखा जाएगा जो आपका HTML का कोड जनरेट करके देगा रेजर व्यू में। जैसे इट लुक लाइक नॉर्मल HTML टैग बट हैज द C# लॉजिक बिहाइंड इट। देखने में लगेगा कि वहां पे क्या है, वहां पे HTML का कोड है लेकिन रहेगा उसके पीछे क्या, C# का कोड। अब ये बनेगा कैसे, तो इसके लिए भी आपको एक क्लास बनाना पड़ता है, लेकिन वो क्लास जो होता है वो टैग हेल्पर के नाम से क्या होता है, टैग हेल्पर के नाम से तुम्हारा क्लास होता है प्री डिफाइंड, जो कहां होता है माइक्रोसॉफ्ट ये याद कर लेना ASP.NET Core.Razor.Tag हेल्पर्स के अंदर। उसको इनहेरिट करना पड़ता है। एक बार जब उसको इनहेरिट कर लेंगे तो आपको उस पर आप जो भी टैग बना रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ईमेल टैग हेल्पर है तो ईमेल के नाम से बन जाएगा। और टैग हेल्पर तुमको कैसे कंट्रोलर में होता है कि आप स्टूडेंट कंट्रोलर, होम कंट्रोलर तक, कंट्रोलर तुम्हारे को हमेशा सफिक्स में रखना होता है, तो वहां टैग हेल्पर हमेशा सफिक्स में रखना है नाम में, और जो आगे नाम दोगे ईमेल उसी नाम से टैग बनेगा। अगर इसके जगह पर कुछ और रहेगा तो उस नाम से टैग बन जाएगा। उसके बाद इसको इनहेरिट कराना पड़ता है किससे, टैग हेल्पर से। क्यों इनहेरिट कराते हैं, क्योंकि इसका एक मेथड को ओवरराइड करना पड़ता है आपको। उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको जितना भी एट्रीब्यूट बनाना उस टैग के अंदर, ध्यान देना, जितना भी एट्रीब्यूट यूज करना है, हर एट्रीब्यूट के लिए यहां पे आपको एक प्रॉपर्टी बनाना होगा। जैसे भी फिलहाल हम लोग एड्रेस नाम से एक एट्रीब्यूट बनाना चाहते हैं तो एड्रेस दे दिए। उसके बाद यहां है पब्लिक ओवरराइड वॉइड प्रोसेस, ये पहले से बना बनाया प्रोसेस नाम से मेथड कहां, टैग हेल्पर में, उसको ओवरराइड करे। तो आपको पता होगा कभी भी जब हम लोग ओवरराइड करते हैं तो ओवरराइड करते समय जो उसका सिग्नेचर है, मतलब उसमें जो जो पैरामीटर है, जिस सीक्वेंस में पैरामीटर है, जितना नंबर ऑफ पैरामीटर वो भी आपको देना पड़ता है। तो ये जो प्रोसेस मेथड जो इसके अंदर डिफाइन, इसके अंदर दो पैरामीटर होता है, एक होता है टैग हेल्पर कॉन्टेक्स्ट और एक होता है टैग हेल्पर आउटपुट। उसका दोनों का अपडेट देता है। ये दोनों है क्या, वो आगे बताएंगे हम, ठीक है। जैसे यहाँ ना टैग हेल्पर कॉन्टेक्स्ट, ये क्या बताता है, कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML टैग, इंक्लूड टैग का नाम क्या होगा, उसका एट्रीब्यूट क्या होगा, उसका यूनिक आईडी क्या होगा, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्या होगा। तो टैग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमको कहां डालेंगे, इस अंदर डालना पड़ता है, वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर डालना पड़ता है। जैसे यहाँ इसको पता होगा कि यहाँ टैग का नाम क्या है, ईमेल, उसका एट्रीब्यूट कौन है, एड्रेस, तो वो सारा इंफॉर्मेशन यहां से निकाल लेगा, ठीक है। लेकिन जो यूजर को दिखेगा, जो आउटपुट में जाएगा, यहां पे आउटपुट के बारे में क्या है, यूज टू मॉडिफाई द फाइनल HTML एलिमेंट, जो HTML एलिमेंट बनेगा उसका इंफॉर्मेशन किसके पास रहता है, आउटपुट के पास। जैसे यहां पे हम क्या बोले कि हमको यूज करेंगे ईमेल लेकिन बनेगा लिंक, तो यहां देखो बताया जा रहा है कि जो आउटपुट है उसमें टैग कौन सा बनेगा, ए, और उसमें एट्रीब्यूट कौन सा सेट हो रहा है, एट क्या, href, तो वो सभी बताएंगे हम यहाँ पे। और उसके बाद आउटपुट डॉट कंटेंट डॉट सेट कंटेंट, यहाँ पे एड्रेस। सेट कंटेंट का मतलब होता है कि उसका बीच में, अभी देखोगे अगर तुम्हारा कंटेनर टैग है तो कंटेनर टैग में क्या होता है, ए के बीच में तुमको डालना पड़ता है ना। जैसे मान लो कोई भी कंटेनर टैग है, अगर मान लो एंकर टैग ही है तो एंकर क्या होता है, कंटेनर टैग होता है, तो हम लोग लिखते हैं ना ए href इक्वल्स टू यहाँ पे, तो यहाँ पे जो डाले हम एट्रीब्यूट में वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन एक यहाँ पे तो देना पड़ता है ना कुछ भी टेक्स्ट। जैसे मान लो कभी ईमेल का ही है तो हम यहाँ पे ईमेल आईडी देना चाहते हैं, जो ईमेल आईडी यहाँ दिए हैं वो क्या जाएगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ जैसे मेल टू एड्रेस, यहाँ पे आएगा इस तरह से मेल टू कोलोन, और जो एड्रेस तुम मान लो वहां दिए मान लो abc@gmail.com, तो यहाँ आ गया। और उसी चीज को एड्रेस को कहाँ पास करें, कंटेंट में। तो कंटेंट का मतलब क्या होता है, जो इसके बीच में आएगा, कंटेनर टैग है तो जो इसके बीच में आएगा, बीच में क्या आएगा यहाँ पे, जो उसके अंदर लिख के आएगा, यही आएगा abc@gmail.com। और इसका एक दो और भी रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन बताएंगे, तो इस तरह से वो बना देगा वहां पे, ये लिंक बनेगा। क्योंकि यहाँ पे टैग क्या दिए तुम, ए, इसको नहीं पता कि हमको क्या बनाना है। यहाँ पे टैग नेम में जो तुम दोगे तो तुम लिखोगे ईमेल, लेकिन वो बनाएगा यहाँ पे जो टैग का नाम दिया गया है। चलो इसको बना के देखते हैं एक बार। यूट्यूब वीडियो पे ये वाला चीज नहीं था, ये हम नहीं बनाए, और यू भी IHTML कंटेंट वाला भी नहीं बताया, वो एक और दूसरा जुगाड़ तंत्र था वो बताया। तो वो तीसरा तरीका है, वो जो वहां बताया वो तीसरा तरीका है। लेकिन वो मतलब बोलते हैं ना कि जबरदस्ती, वो एक्चुअली वैसे काम होता नहीं है। सब कुछ अब काम चलाने भर दिया गया। चलो देखते हैं आप। अब आते हैं कस्टम हेल्पर 2। यहां पे भी हम लोग को वैसी क्लास बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्लास बनाया किस नाम से, ईमेल टैग हेल्पर। तो हम बोले थे कि यहाँ नाम उसी नाम से देना होगा जिस नाम से टैग बनाना है। ऐड क्लास, डायरेक्टली प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे, कोई फोल्डर में नहीं रहे। और यहाँ देंगे फिलहाल दे रहे ईमेल टैग हेल्पर .cs,
उसके बाद जैसे ही हमारा ये होगा तो इसको इनहेरिट कराना पड़ेगा टैग हेल्पर से। अब यहाँ पे एरर आ रहा है, यहाँ पे जाएंगे कहाँ पे, क्विक टूल पे, और यहाँ यूजिंग कर लेंगे जो उसका पैकेज है। उसके बाद जो भी एट्रीब्यूट आप इसमें सेट करना चाहते हैं उस एट्रीब्यूट को यहां पे क्या करना पड़ेगा, पब्लिक, और मान लो यहां पे क्या होगा, स्ट्रिंग और एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट नहीं सॉरी एड्रेस और गेटर सेटर। फिलहाल अभी एक ही एट्रीब्यूट हम लोग चाहते हैं इसके अंदर। फिर पब्लिक, उसके बाद ओवरराइड वॉइड प्रोसेस, और ये दो पैरामीटर लेगा, टैग हेल्पर कॉन्टेक्स्ट का और टैग हेल्पर आउटपुट का। कॉन्टेक्स्ट का फिलहाल अभी हमारा यहाँ पे कोई यूज नहीं है, कॉन्टेक्स्ट का कोई यूज नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप यहाँ से इंफॉर्मेशन ले लेगा कि क्या नाम है क्लास का, वो चला जाएगा किस नाम से टैग बन रहा है, और यहाँ से एट्रीब्यूट का इंफॉर्मेशन ले लेगा खुद ब खुद, ठीक है वो, और वो समझ जाएगा कि एट्रीब्यूट कौन सा है। लेकिन अब हमको यहाँ बताना है कि मेरा जो आउटपुट होगा उसमें टैग कौन सा जनरेट होगा। तो टैग नेम में फिलहाल अभी हम लोग एंकर टैग बना रहे हैं, वहां क्या हो जाएगा, ए एंकर टैग बनेगा। आउटपुट डॉट एट्रीब्यूट्स डॉट ऐड, एट्रीब्यूट कौन सा ऐड होगा भाई, सॉरी एट्रीब्यूट डॉट सेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट्स डॉट सेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट कौन सा सेट हो रहा था, एंकर टैग का कौन सा एट्रीब्यूट आप डालना चाहते हैं, तो आप डालना चाह रहे हैं href, और उसका वैल्यू डालना होगा। तो वैल्यू क्या होगा, डॉलर, क्योंकि फॉर्मेटेड आउटपुट हम देना है, वहां पे आना चाहिए मेल टू कोलोन, और इसके अंदर क्या आना चाहिए, एट्रीब्यूट मेल टू, और जो भी तुम्हारा एट्रीब्यूट में आया होगा वैल्यू, वो वैल्यू यहां पे आ जाएगा तुम्हारा, डॉलर बाहर होगा, इस बाहर है, और यहां सेमी कोलोन, प्लस कंटेंट भी देना होगा, और एड्रेस, सॉरी एट्रीब्यूट नहीं एड्रेस, एड्रेस नाम से एट्रीब्यूट है ना, एट्रीब्यूट बोलते बोलते एट्रीब्यूट डाल दी, प्लस कंटेंट भी सेट करना होगा कि जो उसके अंदर क्या दिखेगा, उसके अंदर दिखेगा, यहां होगा कंटेंट डॉट सेट कंटेंट, और यहां पे भी तुम्हारा क्या दिखेगा, एड्रेस वाला ही वैल्यू दिखेगा। यहां पे सिंपल हम लोग क्या बताया कि जब भी इस टैग को यूज किया जाएगा, एक एंकर टैग जनरेट होगा, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट होगा, और उस एट्रीब्यूट में वैल्यू कौन सा जाएगा, जो इस प्रॉपर्टी के अंदर डाला गया है, और उसका कंटेंट क्या होगा, जो कि एड्रेस इस प्रॉपर्टी के अंदर डाला। ये मेरा टैग बन के तैयार हो गया। चलो देखते हैं कैसे काम करेगा ये। तो अब इसको यूज करना है, तो यूज हम कहां करेंगे, वहीं आ जाओ तो मेरा पहले से बना बनाया। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, उसको यूज करने के लिए ईमेल देंगे, क्या देंगे, ईमेल, और वहां क्या है, href। अब यहां पे तुम कुछ भी दे दो ईमेल आईडी, जैसे हम देते हैं isc@2022@gmail.com, एक ही प्रॉपर्टी था, दे दिए। अब इसको रन कराते। अच्छा एक चीज तो हम लोग किए नहीं, अभी किए नहीं, एक चीज और करना पड़ेगा। यहां बना हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, इसलिए नहीं दिख रहा कि एक काम और करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा कि जब इस तरह का हम लोग बनाते हैं, इसका एंट्री करना पड़ता है एक जगह, वो कहां होता है, व्यू इंपोर्ट के अंदर। कहां करना पड़ता है, व्यू इंपोर्ट के अंदर बताना पड़ेगा कि आपका जो टैग हेल्पर्स आ रहा है, टैग हेल्पर और कहां से आएगा, हम लोग को यहां पे बताना पड़ेगा वो तुम्हारा वो नेम स्पेस का नाम। तो यहां पे हम लोग गलती की, यहां पे एक जगह जाना होगा व्यू इंपोर्ट। व्यू इंपोर्ट का क्या काम बताए थे कि कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा नेम स्पेस जो तुम हर एक व्यू के अंदर चाहते हो, या कोई भी ऐसा टैग हेल्पर जो कि हर एक व्यू के अंदर चाहते हो, उसको यहां डालना पड़ता था। देखो जो @HTML मिलता है वो यहां पे देखो उसका एंट्री है, इसलिए @HTML हर जगह आपको मिल जाता है, क्योंकि कहां मिलता है, टैग हेल्पर्स के अंदर। उसी तरह से अब आपको इसको भी ऐड करना पड़ेगा, @टैग हेल्पर एस्ट्रिक, एस्ट्रिक मतलब हमको सारा, सारा मतलब जितना भी मेरा कौन सा नेम स्पेस में, जो अभी मेरा ये प्रोजेक्ट जब बनता है तो प्रोजेक्ट का एक नेम स्पेस बनता है, तो वो नेम स्पेस किस नाम से बनता है, जैसे जो तुम्हारा प्रोजेक्ट का नाम है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कस्टम हेल्पर 2। हम क्या बता दिए, कस्टम हेल्पर 2 के अंदर जितना भी मेरा कस्टम हेल्पर बना हुआ था, जितना भी कस्टम हेल्पर बनाना होगा, सबके लिए यहां पे एक क्लास बनाना होगा। ये जो क्लास बना ना अभी,
ईमेल टैग हेल्पर है। अगर मान लो इसी तरह से इमेज के लिए बनाना है या और किसी के लिए बनाना है, कोई टैग बनाना, तो सबके लिए एक क्लास बनेगा। तो सारा क्लास यहाँ पे, और ये सारा कहाँ बनेगा, इसी नेम स्पेस में बनेगा, तो वो सारा अवेलेबल हो जाएगा। नहीं, कॉमा करके नहीं लेता, हम ट्राई किए थे। सबके लिए अलग अलग, अगर नेम स्पेस अलग अलग है तुमको अलग अलग। जैसे यहाँ पे देखो तुम, ये भी आया नहीं, इसमें देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 2 यूजिंग था तो ये भी तो कॉमा करके दे सकता था, 2 यूजिंग क्यों दिया? यहाँ आया नहीं, देखते हैं व्यू पे सोर्स। देखो बना तो है @HTML, मेल टू आया है, एट्रीब्यूट नहीं आ रहा। अच्छा क्यों नहीं आ रहा देख लेते हैं, यहाँ कुछ गलती की होंगे हम लोग। टैग नेम सही दिए हैं, एट्रीब्यूट डॉट सेट एट्रीब्यूट href डॉलर, यहाँ पे कुछ डॉलर के बाद डबल कोट्स मेल टू। अच्छा एक मिनट, हम लोग एट्रीब्यूट क्या दिए हैं, href दिए, गलती कर दिया ना। वहां पे एट्रीब्यूट का नाम क्या है, एड्रेस है ना, और हम लोग यहां से क्या पास करें, href तो हम लोग इंटरनली यहां पे यूज किए, जो एड्रेस आएगा वो यहां href में चला जाएगा। एड्रेस जो आएगा वो एक href में जाएगा, लेकिन मेरा एट्रीब्यूट का नाम यहां पे क्या है, एड्रेस है। तो गलत यूज किए ही थे, अब आ जाना चाहिए। यहां तो आ गया मेल टू, देखो यहां तो मेल टू वाला आ गया, लेकिन इसका ये एम्प्टी टैग बन जा रहा है। एम्प्टी टैग क्यों बन रहा है उसको भी देखते हैं। आउटपुट डॉट कंटेंट डॉट सेट कंटेंट, ये देख रहे हो यहां आ गया है, कंटेंट वाला नहीं आया। कंटेंट में देखते हैं क्या किए हम लोग गलती। हाँ दोबारा लोड हुआ तभी ना वहां पे आया, पहले तो भी नहीं आ रहा था। आउटपुट डॉट कंटेंट डॉट सेट कंटेंट तो है एड्रेस, यही है ये। छूटा होगा देख लेते हैं, अभी हाल ही में पढ़ाए भी हैं बैच में। आउटपुट डॉट कंटेंट डॉट सेट, आउटपुट डॉट कंटेंट, प्रोसेस काम हो रहा है, सिर्फ एक काम नहीं हो रहा है जो कि वो कंटेंट नहीं। हाल ही में पढ़ाए हैं किसी आर्म्स, सेम कोड तो दिया हुआ है। यूज करते समय व्यू में चलते हैं, होम में चलते हैं। अच्छा एक एक गलती हमको लगता की है यूज करते समय, क्योंकि वहां पे जब हम लोग उसको कंटेनर टैग बनाए हैं, यहां पे भी इसको क्या बनाना होगा, कंटेनर टैग। हम लोग यहां बता दिए कि एम्प्टी होगा, तो एम्प्टी होगा तो कंटेंट आएगा कहां से, तो लगता है कब ठीक हो। हाँ देखो आ गया, आ गया। हम लोग यूज करते समय यहां पे गलती किया था, बाद में मेरे ध्यान में आया अभी। वो तो टैग मेरा सही बना है, यूज करते समय हम लोग गलती करते। अब देखो यहां आया, अब इसको अगर व्यू सोर्स में जाओगे देखो क्या है, यहाँ href में मेल टू आ गया है, और जो कंटेंट है उसमें भी एड्रेस ही आ रहा है, जो एड्रेस हम लोग दिए हैं। और तुम चाहते हो कि नहीं ऐसा रहे कि href में मेल एड्रेस आए, और यहां पे कोई टेक्स्ट, जैसे यहां पे आ जाए कि क्लिक हियर टू मेल ऐसा करके, या कॉन्टेक्ट अस ऐसा करके आए, यहां पे कुछ दूसरा कुछ है। अभी क्या हो रहा है, दोनों जगह सेम आ रहा है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि तुम चाहते हो कि नहीं वहां पे ईमेल एड्रेस के जगह पे क्या आ जाए, कोई टेक्स्ट आए जिसपे क्लिक करने पे खुलना चाहिए। तुमको एक प्रॉपर्टी और बढ़ा देना होगा, यहां एक प्रॉपर्टी और बढ़ाना होगा, क्या, पब्लिक स्ट्रिंग, और यहां पे देते हैं हम लोग वैल्यू। गेट
यहां पे क्या करेंगे, एड्रेस की जगह क्या डाल देंगे, वैल्यू डाल देंगे। लेकिन अब जब हम उसको यूज करेंगे तो यहां पर हमको एक और चीज पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा, वैल्यू, क्योंकि मेरे पास दो प्रॉपर्टी हो गया ना, एक एड्रेस और एक वैल्यू। और यहां पर हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट अस। अब यहां पे क्या लिखा हुआ रहा है, कॉन्टेक्ट अस आया। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तुम लोग को? अब यहां देखो, यहां पे क्या आ रहा है, कॉन्टेक्ट अस, और यहां पे क्या आ रहा है, ईमेल आईडी, क्योंकि एड्रेस वाला वैल्यू जहां पे दिए वहां आ रहा है, और जो वैल्यू वाला वैल्यू जहां दिए हैं वहां आ रहा है। और इस पे जब क्लिक करेंगे, देखो मेरा क्या खुल गया, आउटलुक खुल गया, ला। और देखो अपने आप कंपोज हो गया किसको, ICDHN2022 को। ये लेकिन तभी खुलेगा जब आपके कंप्यूटर में आउटलुक क्या रहेगा, कॉन्फ़िगर्ड रहेगा। लेकिन लिंक बन गया, देखो हम लोग एक टैग बना लिए। देखो ये टैग तो HTML आपको देता नहीं, ईमेल नाम का टैग। लेकिन अगर मान लो कि आपको बहुत जगह ईमेल ऐड करने का जरूरत पड़ता है, तो आप ए से ना बना के अब आप क्या करेंगे, आप बनाएंगे ईमेल टैग यूज करेंगे। लेकिन इंटरनली जनरेट क्या होगा, HTML टैग ही जनरेट होगा उसके जगह पे, HTML टैग ही जनरेट होगा। तो आप अपना कस्टम बना लिए यहां पे। इस तरह से अलग अलग तरह का कस्टम हेल्पर आप अपने जरूरत के हिसाब से बना सकते हैं। ये क्या बोले, व्यू इंपोर्ट में ऐड किए थे, क्या ऐड किए थे बता दे रहे, पर देख लो यहां पे व्यू इंपोर्ट के अंदर ऐड टैग हेल्पर, यहां एस्ट्रिक मतलब सारा का सारा टैग आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, ऑफ विच पैकेज या विच नेम स्पेस। तो जो भी हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं तो जनरली ये हम लोग कहां बनाए हैं, यहां पे बनाए हैं ईमेल टैग हेल्पर। तो उसका देखो नेम स्पेस क्या दिखा रहा है, कस्टम हेल्पर दिखा रहा है, क्योंकि जिस नेम से प्रोजेक्ट होता है उसी नाम से नेम स्पेस बनता है। तो यहां पर हम बता दें कि इस पर्टिकुलर नेम स्पेस में जितना भी है, हम यहां चाहे तो इसके अंदर दूसरा टैग हेल्पर भी बना सकते हैं। इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, या इसी नेम स्पेस के अंदर हम एक और क्लास बना लेंगे। एक नेम स्पेस में मल्टीपल क्लास हो सकता है ना, एक नेम स्पेस के अंदर मल्टीपल हो सकता है। तो हम बता रहे हैं कि इसके अंदर जितना, इस पर्टिकुलर नेम स्पेस के अंदर जितना भी टैग हेल्पर बना हुआ है, सारा का सारा क्या होगा, सारा का सारा तुम्हारा इंपोर्ट करना चाहते हैं। एक और तुम बनाना चाहते हो, देखो देख ही लो अगर कंफ्यूजन है तो। राइट क्लिक और ऐड, और यहां देते हैं क्लास। अब ईमेल के जगह पर हम चाहते हैं इस बार इमेज हेल्पर बनाना। क्या बनाना, इमेज हेल्पर, इमेज हेल्पर डॉट CS। नहीं, इमेज हेल्पर नहीं, इमेज टैग हेल्पर, इमेज टैग हेल्पर डॉट CS। देखो ये भी तो उसी नेम स्पेस में बना ना। अब इसके अंदर तुम क्या क्या एट्रीब्यूट चाहते हो, पहले तो इसको टैग हेल्पर से इनहेरिट कराना पड़ेगा। अब इसमें तुम क्या क्या एट्रीब्यूट चाहते हो, तो इसमें तुम चाहते हो भैया एक तो हो जाएगा पब्लिक स्ट्रिंग, और यहां पर हम लोग देंगे सबसे पहले SRC, या देते हैं सोर्स, गेटर सेटर, यहां पे सोर्स के नाम से देते हैं। उसके बाद आप विड्थ हाइट देना चाहते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग विड्थ गेट सेट। पर टैग किस नेम से बनेगा, इमेज के नाम से टैग बनेगा। IMG की जगह इमेज के नाम से बन जाएगा। SRC की जगह सोर्स होगा, विड्थ का जगह विड्थ ही रहेगा, हाइट की जगह हाइट ही रहेगा। ठीक है। और अब हम लोग बनाएंगे प्रोसेस मेथड को। प्रोसेस मेथड क्या होगा, पब्लिक ओवरराइड वॉइड प्रोसेस, आ गया। और अब यहां पे तुमको क्या करना पड़ेगा, आउटपुट डॉट, सबसे पहले देंगे टैग नेम कि कौन सा टैग जनरेट होगा जब हम इसको यूज करेंगे। मेरा IMG जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, IMG। उसके बाद हमको सारा प्रॉपर्टी सेट करना पड़ेगा। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट्स डॉट सेट एट्रीब्यूट। पहला एट्रीब्यूट हम क्या सेट करना चाहते हैं, SRC। और SRC में वैल्यू किसका चाहते हैं भाई, SRC में हम लोग वैल्यू चाहते हैं, डॉलर कहां गया, डॉलर। SRC में हम लोग वैल्यू चाहते हैं सोर्स वाला, सोर्स में जो वैल्यू डाला जाएगा वो। पहला एट्रीब्यूट सेट कर दिए। दूसरा
नहीं नहीं नहीं, ये कॉन्टेक्स्ट ये बोल रहे हो ना, ये तुम्हारा टैग हेल्पर कॉन्टेक्स्ट प्री डिफाइंड क्लास है। हाँ, प्री डिफाइंड क्लास है जो कि इस पर्टिकुलर नेम स्पेस में मिलता है और इसके पास इंफॉर्मेशन रहता है कि तुम्हारा टैग का नेम क्या है, उसके अंदर कौन कौन सा एट्रीब्यूट है, वो सारा अपने अंदर कंपोज करके रखता है। जनरली हम लोग अंदर यूज करते नहीं है, ठीक है। ऐसे अगर कहीं दिखेगा तो हम बता देंगे, लेकिन अभी तक हमको कभी जरूरत पड़ा नहीं है, लेकिन देख लेते हैं उसके अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट मिलता है। ये जनरली क्या होता है कि टैग का नेम वगैरह सेट, टैग और टैग से रिलेटेड नेम और एट्रीब्यूट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक इसके अंदर कंपोज हो जाता है। वो क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ओवरराइड कर रहे हैं, तो ओवरराइड में क्या होता है, ऑलरेडी डिफाइंड इस पर्टिकुलर सिग्नेचर के साथ में, इसलिए हम लोग करना पड़ता है, उसको देना पड़ता है। क्योंकि ओवरराइड का मतलब ये होता है कि जिस सिग्नेचर से वो डिफाइंड है उसी सिग्नेचर से उसको यूज करना है, ओवरराइड करना है। विड्थ क्या बोल रहे हो? लास्ट क्लास कि इसके पहले? आज आज बोल रहे हो ना? आज तो वो एक दूसरा तरीका था ना। आज जो पहले हम लोग कस्टम हेल्पर 1 बोल रहे हो ना, जो पहला प्रोजेक्ट बनाया हम लोग, तो वो एक अलग मेथड है, वो एक अलग तरीका है कस्टम। उसमें क्या होता था तुम्हारा कि वो टैग जो @HTML हेल्पर क्लास था, उसके अंदर उसको हम लोग एक्सटेंड कर रहे थे। उसके अंदर जो पहले से मेथड्स है उसमें हम लोग अपना मेथड ऐड कर दे रहे थे, तो उसको यूज करने के लिए तुमको @HTML करके वो मेथड कॉल कराना पड़ता था। और यहां पे तुम क्या कर रहे हो कि टैग बना रहे हो अपने से, मतलब तुम्हारा एक टैग बन जाएगा, जैसे HTML टैग होता है ना, उस तरह का टैग बन रहा है और हम लोग उसको टैग की तरह यूज करेंगे, ना कि @HTML करके यूज करेंगे। समझ में आया? तो इसमें तुम टैग बना रहे हो और उसमें तुम जो पहले से प्री डिफाइंड HTML हेल्पर है उसके पास जो कैपेबिलिटीज है, उसके कैपेबिलिटीज को तुम एक्सटेंड कर रहे हो बाय यूजिंग एडिशनल मेथड्स। उसमें तुम एडिशनल मेथड्स ऐड करते थे प्रोजेक्ट स्पेसिफिक की, जो तुम्हारे प्रोजेक्ट में एडिशनल कुछ मेथड मिल जाएगा, तुम थ्रू आउट द प्रोजेक्ट कोई भी रेजर व्यू में जाके वो एडिशनल मेथड्स को यूज कर सकते हो, और वो तुम्हारे लिए कस्टम क्या करता था, टैग कस्टम HTML कोड जनरेट कर देता था। हाँ हाँ हाँ, वही होता है। ये एक तरीका देखो, हाँ, तुम मेरे पास पढ़ने आए, ठीक है, तो हम एक सिलेबस बनाए अपने हिसाब से, और मेरा कोशिश क्या है कि हम हर चीज को टच करें। हो सकता है कि हम तुमको एक चीज बता के निकल जाए, जैसे वीडियो में हम वो एक और अलग तरह का चीज हम बताया हुआ है जो यूट्यूब वीडियो पे तुम लोग देखो कभी, लेकिन जब हम पढ़ा रहे तुम हमको पे किए हो, सिंपल बात है। तो मेरा ये कोशिश है कि हम तुमको कुछ ऐसा ऐसा चीज दे जो कि तुमको कहीं पे हो सकता है कि तुमको कहीं पे दिखे ना, कोई कोई भी चैनल पर चले जाओ, ये सब चीज तुमको, हमको नहीं लगता कि मिलेगा। हो सकता है कि तुम इंटरव्यू में गए, वहां तुमको कस्टम हेल्पर पूछा और वहां पे पूछ दिया कि ठीक है, हाउ कैन वी क्रिएट कस्टम टैग यूजिंग टैग हेल्पर, तुम बोलोगे सर तुम कभी पढ़े ही नहीं है। तो मेरा काम है कि हम वो हर टॉपिक को टच करें, ठीक है। या तो तुम्हारे तरफ से कोई टॉपिक हमको मिल रहा है, जैसे बहुत सारे लोग कुछ क्वेश्चंस पूछता है, हो सकता है मेरे पास वो मेरे सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम बताने की कोशिश करते हैं। और मेरे पास जो है उसमें मान लो कि हम अगर टैग हेल्पर के अंदर घुसे, तो जब हमको पता है ये बात कि हम दो तरीका से कस्टम टैग, मतलब यहाँ पे मेरा मोटिव क्या है, हम लोग का मेन मोटिव ये पूरा चैप्टर पढ़ने का मतलब क्या है कि हम लोग HTML का टैग ना लिख के हम लोग HTML का टैग को जनरेट कराए, ठीक है। तो जनरेट कराने के लिए दो तरीका है, या तो हम अपना टैग बना ले, तो हम लोग भी अपना अगर टैग बना रहे, जैसे कि मान लो यहाँ पे हम लोग ये लिखे ईमेल, तो हम तो ये ईमेल टैग तो मेरा HTML का टैग है नहीं ना, तो हम लोग यहाँ पे अपना एक टैग बनाए, टैग दिए, अपना टैग बनाए जो कि HTML का कोड जनरेट कर रहा है, वहां से वो एंकर टैग जनरेट कर दे रहा है। वैसे भी हम लोग इमेज के लिए बना रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे इमेज नाम का टैग यूज करेंगे और वो बैकग्राउंड से क्या जनरेट कर देगा, तुम्हारा IMG टैग जनरेट करेगा। तो हम लोग को टैग जनरेट कराना सिंपल सा बात है, चाहे तुम वहां रेंडर कराना है या जनरेट कराना, चाहे तुम HTML एक्सटेंडेड मेथड के थ्रू कराओ या फिर तुम्हारा अपना टैग बना के कराओ, दोनों मेथड है अलग अलग, तुमको जो सुटेबल लगता है तुम अपना यूज कर सकते हो। जरूरत नहीं है नहीं यूज करेंगे, कोई जरूरी नहीं कि हर जगह हमको इसको यूज करना ही करना है। ये टॉपिक में आप देखो, अगर सिंपल सा अगर बात देखोगे तो ये जो तुम्हारा ASP.NET कोर है, इसको तुम 5 साल भी पढ़ोगे ना, खत्म होने वाला चीज नहीं। इसमें इतना सारा टॉपिक्स है, इतना सारा टॉपिक्स है कि हमको, अगर हमसे पूछोगे तो हमको नहीं लगता कि हमको 10% से भी ज्यादा आता होगा ASP.NET, 10% भी नहीं आता है। मजाक नहीं कर रहे हैं, तुमको अभी मजाक लग रहा होगा, लेकिन जब तुम एक्चुअली जब जाओगे काम करने के लिए ना, तो तुमको वहां बहुत सारा नया नया चीज इनकाउंटर होने लगेगा। अब होता क्या है ना कि बहुत सारा चीज होता है डोमेन स्पेसिफिक होता है, जब प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो कोई खास डोमेन में वो चीज यूज होता है, मतलब कि कोई बैंकिंग एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो तो हो सकता है कि वो चीज सिर्फ बैंकिंग एप्लीकेशन में ही यूज हो रहा है, आप समझ में आ रहे हो।
कोई ई कॉमर्स पे काम करो तो हो सकता है वो सिर्फ ई कॉमर्स एप्लीकेशन में के लिए बना हुआ है। तो अब लाखों तरह का एप्लीकेशन बनता है, लाखों तरह का एप्लीकेशन के लिए कुछ खास खास चीज जो है, कुछ मतलब स्पेसिफिक चीज भी इसके अंदर है। तब वो लाखों तरह का चीज तो पढ़ाया नहीं जा सकता ना, कोई भी टीचर नहीं पढ़ा सकता है टाइम फ्रेम के अंदर। तो वो क्या होता है कि आपको नॉर्मली कभी भी कोई भी टेक्नोलॉजी सीखते हैं तो उसका जो कोर चीज होता है ना, जो बेसिक चीज होता है, आप वो सीखते हैं, जो बेसिक्स होता है, जो कोर होता है। उसके बाद जब आप काम करने जाते हैं ना, तो आप 1000 तरह का चीज नया नया सीखते हैं, क्योंकि आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत सारा डोमेन स्पेसिफिक चीज होता है, जो आपको वहां पे आपको प्रोजेक्ट मैनेजर बताएगा, या फिर वहां पे आपको रिक्वायरमेंट बता दिया कि हमको ये करना है। अब तुम सोचोगे हम तो पढ़े नहीं, मेरे सिलेबस में तो था ही नहीं। तो फिर तुम क्या करोगे, उसको एक्सप्लोर करना शुरू करोगे, उस पर रिसर्च करना शुरू करोगे, नेट पे आप एआई से पूछना शुरू करोगे। तब वहां पता चलेगा अरे ये तो ये भी चीज है, ये भी चीज इसको करने से ही हो जाएगा, इसको करने से ही हो जाएगा। क्योंकि कोई भी एक टेक्नोलॉजी जो होता है ना, वो बहुत वास्ट होता है, बहुत सारा चीज उसके अंदर होता है। हर चीज कोई भी टीचर कोई भी बुक के अंदर डालना, कोई सिलेबस के अंदर डालना पॉसिबल नहीं। लेकिन हाँ, जितना चीज हो सकता है उसको हम लोग करने का कोशिश करते हैं कि कम से कम बेसिक्स तुमको पता हो। अब यहां आते हैं आउटपुट डॉट, नहीं जीरो का बात नहीं बोल रहे, जीरो का बात नहीं बोल रहे। अब हाँ, यहां देखो, इसके अंदर हम लोग कंटेंट नहीं देंगे। अब बोलोगे इसके अंदर कंटेंट क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इमेज टैग जनरली क्या होता है, एम्प्टी टैग होता है। तो जो कंटेनर टैग होता है, जो बॉडी टैग होता है, जिसका स्टार्टिंग एंडिंग दोनों होता है, उसमें हम लोग कंटेंट देते हैं। और जो ऐसा टैग आप यूज करें, जैसे आईएनजी यूज कर रहे हैं, तो आईएनजी मेरा क्या होता है, आईएनजी मेरा कंटेंट, कंटेनर टैग नहीं होता है, तो इसमें हम कंटेंट नहीं देंगे, तो सिर्फ ये एट्रीब्यूट सेट करके। अभी इसको हम लोग बंद करते हैं, सेव करते हैं। अब इसको वापस यूज करने की कोशिश, यूज करने के लिए इमेज टैग है तो हमको भैया तो चाहिए। चलो रूट में चलो, वो तो उस प्रोजेक्ट में हम लोग बनाए थे, राइट क्लिक ऐड, आप फोल्डर ले लेते हैं, पेजेस, राइट क्लिक ऐड आइटम, गिट तो सबका डाल देते हैं, लास्ट क्लास का सिर्फ गिट नहीं डाले हैं, वो कल आजकल में डाल देंगे। 2 दिन हम बिजी थे कुछ दूसरे काम में, पर वीडियो भी देखोगे हम लेट से डाले। अब सपोज तुमको इमेज भी ऐड करना, आ जाएंगे डिव, तुम अलग नीचे चाहते हैं, उसके नीचे तो क्या करते हैं, यहां पे देंगे, हाँ हाँ हाँ, इमेज। अब इमेज में मेरा वहां पे क्या क्या एट्रीब्यूट है, तो पहला सोर्स, पहला क्या है, सोर्स। सोर्स मेरा क्या है, इमेजेस स्लैश इमेज डॉट पी एन, इमेज डॉट पी एन। दूसरा एट्रीब्यूट हमारा क्या है, विड्थ 200 पिक्सल, क्या है, हाइट 100 पिक्सल। ये 3 प्रॉपर्टी है, दे दिए। और क्योंकि एम्प्टी टैग है इसलिए एम्प्टी दे दी, वापस से रन करा, आया। इमेज नाम का टैग तो एचटीएमएल में होता नहीं है, ईमेल नाम का टैग तो एचटीएमएल में होता नहीं है, लेकिन हम लोग क्या किए, अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने नेम से टैग बना लिए, और उस टैग को हम लोग यहां पे यूज, तो आप यूज करें इमेज, बट बैकग्राउंड में क्या जनरेट हो रहा है, बैकग्राउंड में जनरेट हो रहा है आईएनजी टैग। आप यूज करें ईमेल, इन बैकग्राउंड में क्या जनरेट हो रहा है, ए। क्यों जनरेट हो रहा है, बिकॉज यहां पे हम लोग बोल के रखें भैया, अगर आपका इमेज वाला टैग हेल्पर यूज हो रहा है तो आपको आईएमजी टैग जनरेट करना है, आपको ईमेल वाला टैग हेल्पर यूज हो रहा है, यहां पे एंकर टैग यूज। एक चीज और करके देखते हैं जो भी, अब यहां एस्ट्रिक है ना, एस्ट्रिक के जगह पे यहां पर हम लोग ऐसा करके देखते हैं, ईमेल, गायब हो गया, दोनों गायब हो गया, एस्ट्रिक ही देना होगा, एस्ट्रिक मतलब ऑल, और दूसरा कुछ ले नहीं रहा है। तो लगा कि हम स्पेसिफिक भी कर सकते हैं, चाहे स्पेसिफिक करके देखते, ईमेल टैग
एस्ट्रिक ही देना पड़ेगा, स्पेसिफिक नहीं हो रहा, हमको लगा कि स्पेसिफिक भी हो सकता है। एस्ट्रिक ही देना होगा, सारा जितना भी है सबको आपको पैकेज का लेना पड़ेगा। आ गया दोनों। कहाँ पे फाइल अपलोड? तरह से तू कहाँ पे अपलोड कर, सर्वर पे? हाँ, तो तुम, अब एक मिनट, तो मुझे ये बताओ, तुम उसका सिर्फ तुम फील्ड बनाना चाहते हो कि तुम उसको अपलोड करके देखना चाहते हो? अपलोड करने के लिए आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब तक हम लोग डेटाबेस नहीं पढ़ते हैं, जब तक हम लोग वो अपलोड करने का पूरा एक प्रोजेक्ट। हाँ हाँ, तो सर्वर पे भी आप, हाँ ठीक है, सर्वर पे भी अगर अपलोड करना है तो सर्वर पे हाँ हम समझ गए, इनपुट टाइप इक्वल्स टू फाइल करते हैं ना, जब हम लोग अपलोड पे करेंगे तो वो डेटा को तुमको भेजना होगा, फिर सर्वर उसको रिसीव करके उसको फाइल बना के सर्वर पे स्टोर करेगा, यही बोल रहे हो ना? फाइल, हाँ ये टैग है, तो प्री डिफाइंड टैग है। इसमें कुछ होगा नहीं, तुम अपना बना सकते हो। अब मान लो कि तुम जैसे यहाँ पे तुम चाहते हो कि हम इनपुट टाइप इक्वल्स टू ना करके फाइल नेम से टैग बना ले, फाइल के नेम से टैग बना ले, बना सकते हो, देख लो, सब कुछ होगा। बता रहे देखो, तुम चाहते हो कि एक फाइल वाला बॉक्स बना ले हम लोग, बट वो मेरा कस्टम हो, तो कैसे हो? राइट क्लिक, ऐड क्लास, डायरेक्टली प्रोजेक्ट में क्लास ऐड करेंगे, यहां देते हैं फाइल टैग हेल्पर, तो तुम कोई भी एचटीएमएल टैग के लिए बना सकते हो। थोड़ा सा हम कॉपी पेस्ट करेंगे, यहां पे ये टैग हेल्पर को ले लेगा, और उसमें जनरली आपको एक देना पड़ेगा नेम, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, क्योंकि हर कंट्रोल का एक नेम होता है, और यहां हम इसको पहले ही से इसका टाइप में इसी सॉरी सेट, हम लोग पहले ही से बता देंगे कि ये फाइल बनेगा, फाइल वाला टैग बनाएगा। इमेज टैग हेल्पर, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, और यहां सब कुछ वही रहेगा, बस यहां टाइप में हम लोग क्या डाल देंगे, टाइप यहां डाल देंगे इनपुट, और एट्रीब्यूट में सिर्फ एक एट्रीब्यूट डालेंगे यहां पे, क्या, नेम, सॉरी नेम नहीं, टाइप, और टाइप में पहले से यहां डाल देंगे, क्या होगा टाइप में, क्या होगा भैया, ये फाइल बॉक्स बनाए, और एक एट्रीब्यूट हमारा है नेम, नेम में जो हम लोग वहां से नेम डालेंगे वो नेम आएगा, बस बन गया, कैपिटल हो, को हटा देते हैं यहां से, है नहीं, और ये भी मेरा, क्योंकि इनपुट टैग भी क्या होता है, एम्प्टी टैग होता है, इसलिए कंटेंट देने का यहां पे जरूरत नहीं है। तो यहां पे क्या हो गया देखो, ये बनाएगा क्या, इनपुट टैग, ये क्या जनरेट करेगा, इनपुट टैग, और उसका एट्रीब्यूट सेट कर दे, टाइप इक्वल टू क्या होगा, हमेशा फाइल होगा, तो ये तो पहले से फिक्स हो गया। तुम्हारा डायनेमिक क्या रहेगा, तो कोई भी फील्ड बनाते हो उसका एक नेम देना होता है या आईडी देना होता है, तो नेम आईडी के लिए तुम यहां बना सकते हो जो भी देना है वहां पे, चलो देखते हैं इसको यूज करते, यूज कहाँ करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं जहां साहब सबको यूज कर रहे हैं। इस बार मेरा टैग किस नेम से बना है, फाइल के नेम से बना, यहां क्या देंगे, फाइल, और सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट हो वहां पे, नेम इक्वल्स टू, मान लो दे देते हैं एफ अपलोड, और एम्प्टी टैग है, टैग है तो एम्प्टी दे देंगे। तो क्या ये जनरेट करता है, और कैसा जनरेट करता है, आया यहाँ चूज फाइल, है ना? यहाँ पे तो हम लोग इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल यूज नहीं किया, हम लोग यहाँ किस नेम से टैग यूज किया, फाइल के नेम से, बट ये क्या जनरेट कर दिया, ये जनरेट कर दिया, देखो इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल, क्योंकि वहां बताया हुआ पहले से फाइल, और नेम में क्या आ गया, जो हम यहां से पास किए वो आया, यही पूछ रहे थे ना, और कुछ क्लियर हुआ? ठीक है, आज हम लोग ये चैप्टर खत्म कर लिए, इसका नोट्स हम भेज देंगे, वीडियो देखते हैं, कल तक अपलोड करके भेजेंगे, क्योंकि हाँ गिट का लिंक भेज देंगे, तभी डाल देंगे, इसका भी डाल, ये थोड़ा नया है क्योंकि हम लोग को वीडियो पे तुमको मिलेगा।
आज इतना ही। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे वैलिडेशन। क्या स्टार्ट करेंगे? वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन। ठीक है, चलो।